Hello students. Today we'll be discussing about chapter 1 from your history book. The name of the chapter is Tracing Changes Through a Thousand Years. Here we will discuss about the changes that took place from 750 CE. Student in class 7, you are going to study about the different political and lifestyle changes that happened in medieval time. In the starting of chapter you will see a map that was made in 1154 by an Arab geographer Muhammad al-Idrisi. Muhammad al-Idrisi was famous for his cartography. अब जिनको cartography का meaning नहीं पता उनको मैं बता दूं कि cartography is the art of making map. Students, when Christopher Columbus and Vasco da Gama started exploring new places and started their voyage, they followed the map made by Al-Idrisi. जब क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा ने दुनिया की खोज करने का फैसला किया तब उन्होंने कुछ मैप्स को फॉलो किया. वो मैप मोहम्मद अल इद्रिसी के ही बनाए हुए थे. One of the amazing fact of those maps were that these maps were upside down, means on upper side south and on downside north. People used to read these maps from opposite directions. मोहम्मद अल इद्रिसी जो मैप बनाया करते थे, मैप्स की एक खासियत थी कि ये मैप हमेशा उल्टे हुआ करते थे. यानी कि ऊपर की तरफ तो ये साउथ बनाते थे और नीचे की तरफ नॉर्थ होता था. यानी कि वो श्रीलंका जो इस समय हमारे इंडिया के मैप में नीचे की साइड दिखाई देता है, वो मोहम्मद अल इद्रिसी के बनाए हुए मैप्स में ऊपर की साइड दिखाई देता था. This is the map 2. This map was made in 720 by a French cartographer. These two maps are of the same area. ये दोनों मैप सेम एरिया के हैं but still very different. In Al-Idrisi's map, you can see things were upside down. South is where we expect north to be and Sri Lanka island is at the top. In map 1, places names were also written in Arabic. बट अब हम इस मैप में देखते हैं मैप 2. इट वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1. इन दैट ड्यूरेशन द सब कॉन्टिनेंटल इंफॉर्मेशन हैड चेंज्ड अ लॉट. मतलब जगहों के बारे में इन 600 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चेंजेस हो चुके थे. लेकिन स्टिल दिस मैप 2 सीम्स मोर फैमिलियर टू अस. हमें ये मैप बहुत अपने मैप से बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगता है क्योंकि दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस. तो था क्या कि यूरोपियन सेलर्स जो थे वो जब और मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी जब हमारे इधर यूरोपियन देशों में वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा कर कर आया करते थे तब वो इन्हीं मैप्स को फॉलो किया करते थे. These maps are different. यहाँ पर इस पिक में मैंने इन दोनों मैप्स को साथ में लगाया है ताकि you can find out the difference. तो ये देखिए कि these two maps are really different from each other because the science of cartography was different in these two periods. इन दोनों मैप्स के बनने का जो बीच का ड्यूरेशन था यानी 600 साल का जो डिफरेंस था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके थे कार्टोग्राफी की आर्ट में भी और सब कॉन्टिनेंटल चेंजेस भी हो चुके थे यानी कि जगहों के भी चेंजेस हो चुके थे. एट द टाइम ऑफ राइटिंग अबाउट एनी डॉक्यूमेंट मैप्स और टेक्स्ट हिस्टोरियन राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कंडीशन. होता क्या है कि मैप बनाते समय जब भी मैप बनाते समय या कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ लिखते टाइम हिस्टोरियन जो होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि इस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों के रहन सहन में, उनके लाइफस्टाइल में, पॉलिटिकल क्या चेंजेस आए हैं, ज्योग्राफिकल क्या चेंजेस आए हैं. तो हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं. आगे देखते हैं. तो है क्या कि at the time of writing about any document, maps or text, historians write about all these things according to the political condition. जो भी चीज़ें historians लिखते हैं लिखते टाइम वो उस समय की political conditions का बहुत ध्यान रखते हैं, social conditions का और उन conditions का भी under which any cartographer made any map. अब हम डिस्कस करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. अब जिनको टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग नहीं पता मैं उनको बता दूं कि टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दकोश यानी कि किसी भी शब्द का मतलब मायने उस शब्द के. तो है क्या
कि in this topic we will discuss about the changes in the meaning of new and old words. Whenever we study any historical information, we always see from the context in which that information was produced. जब भी हम कभी कोई information history से उठाने की कोशिश करते हैं, तब हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं कि वो particular information किस context से ली गई है, यानी कि किस ज़माने की है. हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आर इन मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेज में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस. और है क्या, समय के साथ साथ जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, उनमें क्या है कि शब्दों के मायने बदल जाते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, इस टॉपिक में हमारे, जो मैं आपको बताऊंगी. है क्या कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आर इन मैनी लैंग्वेजेस. द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स used there have changed with the passage of time. For example, आज के ज़माने में क्या है, today we know that हिंदुस्तान means India, but in 13th century, 13वीं शताब्दी की बात बताती हूँ आपको, जब एक क्रॉनिकलर मिन्हाज सिराज, उन्होंने इस शब्द को यूज़ किया हिंदुस्तान, when he used this term हिंदुस्तान, he used it to explain about पंजाब, हरियाणा and the lands between the गंगा and यमुना. तो मिन्हाज सिराज ने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तब उन्होंने इस चीज को बताने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया कि वो लोग जो कि पंजाब, हरियाणा की जमीनों पर रहते हैं और गंगा और यमुना के किनारों पर रहा करते हैं, तो ये लोग जो हैं, इन लोगों को हिंदुस्तान कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया. और इस जगह को, जहाँ ये जगह थी, ये प्लेसेस थे, उसको हिंदुस्तान कहा गया. दूसरी तरफ 16th सेंचुरी की अगर बात करें, तो बाबर यूज्ड हिंदुस्तान वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट इंडिया ज्योग्राफी, फोना एंड कल्चर. जब बाबर ने इस वर्ड का यूज किया हिंदुस्तान को, तो उनका ये मतलब था कहने का कि हिंदुस्तान यानी कि वो जगह, हिंदुस्तान को बताने की कोशिश की उन्होंने. कैसे कि हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को, फोना यानी कि किस तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, एंड कल्चर, इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर को बताने की कोशिश की. फिर अगर 14वीं शताब्दी की बात की, यानी कि 14th सेंचुरी की बात करें, तो अमीर खुसरो वॉज अ पोइट हु बिलोंग टू 14th सेंचुरी एंड ही यूज्ड द वर्ड हिंद, बट स्टिल द मीनिंग वॉज इन जोग्राफिकल और कल्चरल सेंस. अमीर खुसरो ने भी इस वर्ड का 14th सेंचुरी में हिंद वर्ड का यूज किया था, लेकिन इस वर्ड को यूज करने का पर्पस उनका सिर्फ इतना था कि इस हिंद वर्ड से वो जोग्राफिकल और कल्चरल सेंस को बताने की कोशिश कर रहे थे. कहीं पर भी किसी भी रीजन को बताने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई थी. अब था क्या, सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री, historians very carefully use any term because their meaning may be different in the past. बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं historians किसी भी टर्म को, किसी भी वर्ड को यूज करने, किसी भी टर्मिनोलॉजी को यूज करने के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच हिस्टोरियंस यूज हैज चेंज्ड. अब है क्या कि फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में फॉरेनर्स का हमारे लिए क्या मतलब, लास्ट पैराग्राफ देखिए इसी पेज पर, लास्ट पैराग्राफ. तो हिस्टोरियंस का क्या है कि पहले हिस्टोरिकल टाइम में अगर हम देखें तो फॉरेनर्स का क्या मतलब होता था वो बताऊंगी मैं आपको, और इस समय हम किसी भी फॉरेनर से क्या मतलब समझते हैं वो बताऊंगी. तो है क्या कि पुराने ज़माने में अगर किसी को फॉरेनर कहा जाता था, यानी कि परदेसी कहा जाता था, तो ये मतलब होता था कि यानी कि वो व्यक्ति जो कि उस जगह का, उस पर्टिकुलर गांव का नहीं है. यानी मान लीजिए कि अगर हम किसी गांव में रहते हैं और किसी दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आ गया हमारे गांव में, तो वो दूसरे गांव का व्यक्ति भी जो है वहीं का, सेम कल्चर को बिलोंग करता है और पड़ोस के गांव का है, लेकिन वो हमारे गांव में आ गया, तो हम उसे फॉरेनर कहेंगे, परदेसी कहेंगे. पुराने ज़माने में ऐसा होता था. बट इन टुडेज टाइम है क्या कि वी नो दैट फॉरेनर मीन्स एनी पर्सन हु डोंट बिलोंग टू इंडिया, who lives outside India. आज की वीडियो में इतना ही, and in my next video I will be discussing about historians and their sources. Thank you very much. Keep an eye, and I'll also give you some questions related with this video, and please kindly solve it. Thank you very much.